हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स तक कवर किया था। सो आज हम लोग नेक्स्ट इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन से शुरू करेंगे। ओके, सो फर्टिलाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड द ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड एज जाइगोट। सो यहाँ पे स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज करेंगे एंड बनाएंगे जाइगोट। ओके, जाइगोट बनेगा। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग इंटरकोर्स और कॉइटस भी बोलते हैं उसे। ओके, सो द सेमेन which will be containing millions of sperms, they will be deposited by the penis into the vagina. Okay, मेल पेनिस जो है वो फीमेल के वेजिना में millions of sperms deposit करता है। Okay, and this process is called as insemination, as we have already read about it. Okay, that is called as insemination. So once the deposited within the vagina, the sperms they will what वो क्या करेंगे, they will be proceeding towards the fallopian tubes. Okay, ये sperms जो रिलीज हो गए वो अभी fallopian tube की तरफ मूव करेंगे। एंड एज यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उनके पास टेल होता है, सो दो टेल मेक देम मोटाइल। ओके, एंड द स्पर्म्स विल दे विल स्विम रैपिडली एंड वो लोग वहाँ से सपोज वेजिना में रिलीज हुए, देन वहाँ से वो लोग सर्विक्स को पार करेंगे, देन यूटेरस, एंड देन दे विल बी रीचिंग द फैलोपियन ट्यूब। ओके, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ मूविंग? 1.5 to 3 mm per minute. Okay, they move at a speed of 1.5 to 3 mm millimeter per minute. Okay, so क्या होता है वहाँ पे वेजिना के सेल्स में, वेजिना का जो एपिथेलियम होता है वहाँ पे बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को खा जाते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। सो ओनली कुछ फ्यू थाउजेंड स्पर्म्स ही जाके पहुँच पाते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। ओके, एंड उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी oocyte जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रोड्यूस हुआ वो रिलीज होके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होके ओवरी से निकल के वो जो है दैट विल बी रीचिंग अप टू द सेम फैलोपियन ट्यूब। ओके, एंड द रिलीज्ड ओवम विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। ओके, फैलोपियन ट्यूब में पर्टिकुलरली एम्प्यूला और इस्थमस जहाँ पे होते हैं, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में वो ओवम जाके पहुंचेगा, एंड दिस इज द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, द सेकेंडरी oocyte जो कि फर्टिलाइज कर सकता है दैट विल बी वैलिड फॉर फर्टिलाइजेशन विद इन 24 आवर्स, वो वहाँ पे पहुंच जाएगा ओवरी से। 24 आवर के रिलीज के बाद वो वहाँ पे पहुंचेगा, एंड फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द सेकेंडरी oocyte and the sperms are transported simultaneously to this junction. Okay, ampullary ischemic junction. इसीलिए यही वो रीज़न है कि हर कॉपुलेशन प्रेगनेंसी को रिजल्ट नहीं करता है, बिकॉज हर कॉपुलेशन में इस जगह पे आके फर्टिलाइजेशन नहीं होता होगा, दैट्स वाई। ओके, सो नाउ अनदर टर्म इट इज यूज्ड हियर, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स मीन्स जब सिक्रेशन जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के जो सिक्रेशंस होते हैं वो बनाते हैं स्पर्म को कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवम, बिकॉज स्पर्म्स के चारों तरफ सेमेन है और सारे फ्लूइड्स है ना, तो जो सिक्रेशंस रिलीज होते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से दे विल बी रिमूविंग द कोटिंग सब्सटेंसेस विच विल बी डिपोजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्पर्म्स। ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म विल बी कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग, एंड दिस फेनोमेनन ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन, एक तरीके से इसे बोला जाता है कि स्पर्म एक्टिवेशन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म एक्टिवेशन और कैपेसिटेशन, एंड हाँ उसी फेनोमेनन को कैपेसिटेशन बोलते हैं, एंड इसमें लगभग 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। इट मे टेक अप टू 5 to 6 hours फॉर डूइंग द कैपेसिटेशन प्रोग्राम। ओके, एंड स्पर्म का जो हेड है, न्यूक्लियस जो है स्पर्म के हेड में, उसके ऊपर में जस्ट देयर इज अ एक्रोसोम। ओके, तो वो एक्रोसोम को मेनली अवेलेबल करवाता है, जो कि स्पर्म के लेयर्स जो रहते हैं, सेमेन के लेयर्स हो, फ्लूइड्स के लेयर हो, जो भी हो, उसके ऊपर से हटाने के बाद एक्रोसोम को वो अवेलेबल करवाता है टू गो एंड मीट द ओवम लेयर्स। ओके, तो एक्रोसोम का क्या रोल है हम लोग जानते हैं।
जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या होता है, द स्पर्म फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocyte. ओके, लेट मी सॉरी. सो सबसे पहले क्या होगा, द स्पर्म विल पेनिट्रेट द oocyte, सेकेंडरी oocyte. ओके, एंड वो उसके टेरिटरी में एंट्री करते ही वहां पर कुछ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे जो कि होंगे एक्रोसोम की वजह से. दैट्स व्हाई कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन. ओके, तो वहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन देखने को मिलेगा. एंड जो स्पर्म रिलीज करता है वहाँ पे इन द ओवम के लेयर पे, दोज आर कॉल्ड एज द एंजाइम्स. ओके, वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं और वो सारे केमिकल्स और एंजाइम्स को कॉमनली मिला के बोला जाता है स्पर्म लाइसिन्स. ओके, स्पर्म लाइसिन्स जिसमें इंक्लूड होता है हाइलुरोनिडेज, जो कि हम लोग का फॉलिकल सेल्स पे एक्ट करेगा, उनको तोड़ेगा, हटाएगा. देन कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा. एंड देयर इज अनदर कॉल्ड एज एक्रोसिन या फिर जोनालाइसिन भी बोलते हैं इसे. ओके, तो ये एंजाइम जो है दैट विल हेल्प इन डाइजेस्टिंग द जोना पेलुसिडा लेयर. ओके, तो ये सारे केमिकल्स वहाँ पे रिलीज होते हैं और वहाँ पे सारे केमिकल चेंजेस करने के बाद अलाउ करते हैं स्पर्म को एंटर करने के लिए इनटू द ओवम. ओके, एक्रोसोमल रिएक्शन की वजह से स्पर्म पॉसिबल हो पाता है एंट्री इनटू द ओवम बाय द केमिकल चेंजेस जो कि वहाँ पे होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जब स्पर्म कांटेक्ट करता है सेकेंडरी oocyte में, इट विल बी फॉर्मिंग ए प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन. ओके, सपोज दिस इज द लेयर, तो यहाँ पे जस्ट स्पर्म का हेड आके प्रोजेक्ट करेगा. ओके, तो यहाँ पे एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द कोन ऑफ रिसेप्शन. ओके, अदरवाइज उसको फर्टिलाइजेशन कोन भी बोलते हैं. दैट स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड व्हेन द स्पर्म इज पेनिट्रेटिंग द ओवम. ओके, उसको फर्टिलाइजेशन कोन बोलेंगे. सो वहाँ पे आपको अगर याद है स्पर्म का स्ट्रक्चर में एक सेंट्रियोल हुआ करता था. ओके, सो वो जो सेंट्रियोल है वो जो स्पर्म को डिवाइड करता है उसके साथ साथ वहाँ पे सेंट्रियोल डिवाइड होके वहाँ पे दो सेंट्रियोल बन जाते हैं जो कि माइटोटिक स्पिंडल जनरेट करेंगे सेल डिवीजन के लिए. एंड जो मैमेरियन सेकेंडरी oocyte है जो कि रिलीज हुआ था दैट विल बी हैविंग नो सेंट्रियोल. ओके, दिस इज द रीजन व्हाई द स्पर्म टेक वन सेंट्रियोल विथ इट टू कंप्लीट द डिवीजन. ओके, बिकॉज ओवम में कोई सेंट्रियोल नहीं होता है. ओके, सो जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा वहाँ पे सेकेंडरी oocyte अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा. इफ यू रिमेंबर, वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में भी अटक गया था एट मेटाफेज स्टेट. सो वो वहाँ पे अभी वो कंप्लीट करेगा, सस्पेंडेड डिवीजन जो था वो कंप्लीट करेगा और वहाँ पे एक हैप्लॉइड मैच्योर ओवम रिलीज होगा, उसके साथ साथ सेकेंड पोलर बॉडी भी रिलीज होगा. Okay, then what will happen, the nucleus of the male sperm and the nucleus of the ovum जो अंदर में रहेगा. Okay, दोनों फ्यूज करेंगे. Those are called as male and female pronucleus. Okay, male and female pronucleus, they will fuse together by a process called karyogamy. Karyogamy means fusion of gametes. Okay, उसको amphimixis भी बोला जाता है. That is also termed as amphimixis. Okay, and now the fertilized ovum that will be called as a zygote. Now the fertilized ovum will be called as a zygote. Okay, एक और स्पेसिफिसिटी होता है फर्टिलाइजेशन का, जो एडेशन होता है स्पर्म और एग का वो सेम स्पेसिस के साथ ही होता है बाय अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन या इंटरैक्शन विच इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन. ओके, ये एग्लूटिनेशन होता है तभी जाके स्पेसिफिक स्पर्म एंड ओवम कंबाइन होते हैं या फ्यूज कर पाते हैं. ओके, देयर इज अ केमिकल विच इज सिक्रेटेड बाय द ओवम कॉल्ड एज फर्टिलाइजिन. ओके, और ये फर्टिलाइजिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पर्म्स के पास होता है एंटी फर्टिलाइजिन.
and that is why they could recognize each other and fertilize. Okay, otherwise fertilization possible नहीं हो पाता है अगर दूसरे स्पेसिस के स्पर्म्स आते हैं तो. एंड ये रिएक्शन मतलब एक तरीके का इंटरेक्शन होता है जो एग्लूटिनेशन बोला जाता है, उसी की वजह से सेम स्पेसिस का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गैमेट्स हमारे बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, sperm and ovum, those are haploid. So fertilization will restore the diploid number of chromosomes. Okay, restoration of chromosome number, this is the first importance of fertilization. Secondly, it will combine the characters of two parents. Okay, two parents character will be combined. Another thing, fertilization will introduce the centriole which is lacking in the mature egg. Okay, mature egg में centriole था नहीं, so वहाँ पर sperm की वजह से वहाँ पे वो introduction होगा centriole का, जो कि cell division में मदद करेगा. Okay, these are the significance of fertilization. So what happens in human beings, the sex of the baby is determined at this time of fertilization only. Okay, so how does this happens? We all know the females have XX type of chromosome. There are 22 pairs of autosomes, together with that the one pair of sex chromosome which is of XX type in the females, and the males will be having the XY type of chromosomes. So जब भी haploid gametes produce होते हैं females में, तो उसमें सारे के सारे जो भी सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो एक्स टाइप ही जाएंगे एंड एक्स टाइप के गैमेट्स बनेंगे. बट इन द केस ऑफ मेल्स, आइदर उसमें एक्स टाइप जा सकता है या तो फिर वाई टाइप जा सकता है. हेंस यहाँ पे 50-50% चांसेस है एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म बन सकता है, वाई क्रोमोसोम वाला भी स्पर्म बन सकता है. ओके, 50% ऑफ द स्पर्म्स आर एक्स टाइप एंड 50% ऑफ द स्पर्म्स विल बी हैविंग द वाई क्रोमोसोम. सो आफ्टर दैट what will happen, फ्यूजन के समय पे क्या होगा, आइदर मेल से एक्स आ सकता है या तो फिर वाई आ सकता है. इफ द एक्स इज कमिंग देन द जाइगोट फॉर्म विल बी अ फीमेल जाइगोट, एंड वो फर्दर डेवलपमेंट के समय पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डेवलप करेगा एंड ऑर्गन्स डेवलप करेगा. बट अगर वो वाई टाइप डोनेट करता है मेल, अगर स्पर्म वाई टाइप है, देन एट द टाइम द बेबी विल बी अ मेल चाइल्ड. ओके, एंड इसकी वजह से बोला जाता है कि द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द वुमन और मदर, बट इट इज डिटरमाइंड बाय द फादर, बिकॉज वो कौन सा स्पर्म डोनेट करेगा उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन. नाउ वी विल मूव टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इवेंट्स, और कैसे इम्प्लांटेशन होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे. ओके, embryonic development. So जैसे ही fertilization complete होता है, the development of embryo will be started and the zygote will be dividing. और अपने zygote क्या है, वो वहाँ पे सेल, एक सिंगल सेल है zygote. Okay, zygote is a single cell. Together with that it is a diploid cell now, है ना. सो अभी वो डिप्लॉयड हो चुका है, वो अभी माइटोटिक डिविजन्स करेगा. ओके, एंड वो माइटोटिक डिविजन्स करके सेल नंबर बढ़ाएगा एंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज क्लीवेज. सबसे पहला डिवीजन जो होता है दैट्स कॉल्ड एज द क्लीवेज. ओके, सो आफ्टर अबाउट 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के लगभग 30 घंटे बाद जाइगोट जो है वो एक सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू अंडरगो करता है, एंड वहाँ से पहले तो 2, then 4, then 8, then 16 डॉटर सेल्स वाला स्टेज तक पहुंचता है. ऑल द डॉटर सेल्स आर कॉल्ड एज द ब्लास्टोमियर्स. ओके, एंड ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो अरेंज होके रहते हैं एक तरीके से, एंड वो एक छोटा सा मलबरी के जैसा दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए मोरूला. ओके, मलबरी जैसा शेप अपीयर करता है, उसे मोरूला बोला जाता है. एंड क्लीवेज के समय पे क्या होता है, जो यंग एम्ब्रियो होता है वो स्लोली फैलोपियन ट्यूब से नीचे उतरता है टुवर्ड्स द यूटेरस. इट विल ऑल्सो बी मूविंग टुवर्ड्स द यूटेरस नाउ, एंड वो जो मोरूला है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहेगा एंड इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ
स्फीयर ऑफ सेल्स। ओके, एक लाइनिंग ऑफ सेल्स बाहर की तरफ रहेगा एंड वो एक स्फीयर ऑफ सेल की तरह अपीयर करेगा एंड उसके एक तरफ देयर विल बी नंबर ऑफ सेल्स एग्रीगेशन। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बाद में देखने को मिलेगा। ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट। एंड इसमें क्या हुआ, एक तरीके का कैविटी बना हुआ है, इधर कोई सेल्स है नहीं, ऊपर में सेल्स है, ये पूरा लाइनिंग सेल्स का एक लेयर है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द ब्लास्टोसील। ओके, सो ये जो ब्लास्टोसिस्ट वाला जो स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट वाला जो लेवल है, दैट इज द लेवल जो कि जाके यूटेरस में इम्प्लांट होता है। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, इट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ओके, यहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है, इसका जो आउटर लेयर है इसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट एंड द सेल्स विद इन आर कॉल्ड एज द इनर सेल मास। ओके, इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास है वो यूजुअली एनिमल पोल की तरफ अटैच्ड होकर रहता है एंड दूसरा ऑपोजिट पोल हो वो उसको बोलते हैं एबेम्ब्रियोनिक पोल या फिर वेजिटल पोल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट में, ये होते हैं प्रीकर्सर ऑफ द एम्ब्रियो। वही से सारे मतलब जो भी सेल्स अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, वो सारे ये इनर सेल मास की वजह से बना पाते हैं। दोज आर ऑल कॉल्ड एज टोटिपोटेंट सेल्स। उनमें से कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्टेम सेल्स कहलाते हैं, वो लोग टोटिपोटेंट होते हैं और वो किसी भी तरीके के टिश्यू या ऑर्गन्स को डेवलप करवाने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन के लगभग 7 दिन के आसपास होता है एंड जो ब्लास्टोसिस्ट है दैट विल बी सिंकिंग। ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है ये जाके यूटेराइन वॉल में, यूटेराइन का अंदर का लेयर क्या था, एंडोमेट्रियम है ना, तो एंडोमेट्रियम में जाके सिंक कर जाएगा, उसमें जाके डूब जाएगा। ओके, एंड एज सुन एज इट विल बी बरीड इनसाइड द एंडोमेट्रियम, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, दैट लीड्स टू द प्रेगनेंसी and pregnancy will be referring to the time from the conception to the birth and in human beings it is approximately 9 months। कुछ 8-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं but that is approximately 9 months। okay, and हमारा जो जोना पेलुसिडा लेयर था ओवम में वो अभी तक परसिस्ट करके रहता है। ओके, एट दिस टाइम जोना पेलुसिडा लेयर इज स्टिल प्रेजेंट। ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर में जोना पेलुसिडा लेयर रहेगा। उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि वो क्या बोलते हैं, एक्सपोज नहीं करके रखता है टू द एम्ब्रियो, जो अंदर में एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है वो उसको एक्सपोज करने नहीं देता है। ओके, जब तक कि वो प्रॉपर इम्प्लांटेशन साइट तक नहीं पहुंच जाता है। सो वो काम होता है जोना पेलुसिडा लेयर का। जब तक ब्लास्टोसिस्ट पहुंच नहीं जाता है अप टू द प्रॉपर साइट एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने के लिए, तब तक जोना पेलुसिडा लेयर वहीं पर रहता है एंड उसके बाद धीरे धीरे जोना पेलुसिडा लेयर थिन होते होते फाइनली डिसअपियर कर जाता है। Okay, so this is how implantation occurs. Now let us see formation of placenta. Placenta कैसे बनता है? So implantation के बाद just क्या होता है? There will be appearing finger-like projections which will be appearing on the trophoblast. जो trophoblast outer layer है उसके ऊपर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर करेंगे विच विल बी कॉल्ड एज विली। ओके, उनको बोला जाता है कोरियोनिक विली। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच विल बी अपीयरिंग ऑन द ट्रोफोब्लास्ट लेयर दे विल बी कॉल्ड एज कोरियोनिक विली। ये वही विली है जो कि सराउंडेड होते हैं यूटेराइन टिश्यूज से एंड मैटरनल ब्लड से। ओके, मैटरनल ब्लड एंड यूटेराइन टिश्यू सराउंड करके रखते हैं। जो कोरियोनिक विली है और जो यूटेराइन टिश्यू है वो एक साथ में इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, एक साथ में मिक्सअप हो जाते हैं। ओके, एंड एक साथ में जुड़ जाने के बाद वो फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जो कि डेवलप होता है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी विच इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। ओके, कोरियोनिक विली टुगेदर विद द यूटेराइन टिश्यूज दे विल बी फॉर्मिंग द प्लेसेंटा। एंड इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो यूटेराइन का जो अंदर का एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो बहुत सारे चेंजेस अंडरगो करता है एंड वहाँ पे एक और लेयर बनता है विच इज कॉल्ड एज द डेसिडुआ। डेसिडुआ वो लेयर है जब
फीटस डिलीवर किया जाता है तो वो लेयर शेड आउट करता है। ओके, फीटस को एक लेयर प्रोटेक्ट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज डेसिडुआ। एंड डेसिडुआ वो लेयर है जो कि तीन अलग अलग लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। ओके, उसमें अलग अलग है, लाइक डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस एंड पेरिएटालिस। ये उसके तीन अलग अलग लेयर्स है डेसिडुआ के भी। ओके, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है, ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है, सारा सब कुछ विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। एंड वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू बाहर छोड़ेगा टू द मैटरनल ब्लड। और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा अलग अलग लेयर्स। ओके, उन एम्ब्रियो के लेयर्स के नाम है एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड द यॉक सैक। ये चार अलग अलग लेयर्स वहां पे बनेंगे। ओके, एमनियन क्या है? इट इज द मीडियम, फ्लूइड मीडियम जिसमें कि एम्ब्रियो डेवलप होता है एंड वो एक शॉक एब्जॉर्बर के हिसाब से काम करता है। एमनियन लेयर वो उसको उसमें डेवलप भी करवाता है और प्रिवेंट भी करके रखता है। कोरियन और एलेंटोइस, ये दोनों जो लेयर है वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसका नाम भी कोरियोनिक विली दिया गया है, बिकॉज वो कोरियन लेयर से हेल्प बनते हैं। ओके, एंड लास्ट में जो यॉक सैक रह जाता है। ओके, ये जो कोरियन है वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसीलिए ह्यूमंस के प्लेसेंटा को कोरियोनिक प्लेसेंटा भी बोलते हैं। कोरियोनिक विली से बनता है कोरियोनिक प्लेसेंटा। ओके, और उसमें फिटल पार्ट्स रहते हैं, कोरियन रहेगा और मैटरनल पार्ट में से डेसिडुआ रहेगा। ओके, सो ये हो गया। एंड जो डिग्री ऑफ इंटीमेसी है, इंटीमेसी बिटवीन द कोरियोनिक विली एंड द यूटेराइन टिश्यूज, ओके, दैट विल बी सो डेंस, वो इतना अच्छे तरीके से इंटीमेटेड होकर रहता है, इतना स्ट्रांग रहता है कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स रहेंगे कोरियोनिक विली के, वो सब मदर्स ब्लड से बात होकर रहते हैं। एंड ड्यू टू दैट रीज़न ओनली वो लोग फिटस को ब्लड पहुंचा सकते हैं और सारी चीज़ें एक्सचेंज हो सकती है। ओके, सो दिस इज देयर हाउ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। और इतना जो इंटीमेसी है प्लेसेंटा का, फिटस और मदर के बीच में जो इंटीमेसी बनाता है ड्यू टू प्लेसेंटा, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेमोकोरियल प्लेसेंटा भी बोलते हैं। हेमोकोरियल प्लेसेंटा, हेमो रिलेट्स टू द ब्लड एंड कोरियल रिलेट्स टू द कोरियोनिक विली और कोरियन लेयर। ओके, इसीलिए उसका नाम है हेमोकोरियल प्लेसेंटा। और एक बात, प्लेसेंटा जो है वो कनेक्टेड रहता है एम्ब्रियो के साथ थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड वो हेल्प करता है सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में विद इन द एम्ब्रियो। ओके, वो अम्बिलिकल कॉर्ड हेल्प करता है। नाउ अगर हम लोग प्लेसेंटा के फंक्शंस की बात करें, प्लेसेंटा सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को आदान प्रदान करने में हेल्प नहीं किया, बल्कि उसके साथ उसका और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, लाइक इट बिकम्स एन एंडोक्राइन टिश्यू हियर। ओके, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है और बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, प्लेसेंटा का वही काम होता है। ओके, पहली बात तो प्लेसेंटा फैसिलिटेट किया द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मैटरनल बॉडी टू द एम्ब्रियो, सारी चीज़ों को सप्लाई किया। ओके, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किया, उसके साथ साथ उसका वेस्ट प्रोडक्ट को भी वो वापस ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स को कैरी आउट किया। ओके, एंड देन प्लेसेंटा विल आल्सो एक्ट एज एन अल्ट्रा फिल्टर, जो कि फीटल ब्लड को फिल्टर करके ही अंदर पहुंचाएगा, लाइक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और ये जो भी चीज़ें हैं उसको वो सारे डिजीज कॉजिंग चीज़ों से अलग रखता है, वो फिल्टर करके देन ब्लड को पहुंचाता है फिटस तक। ओके, इट एक्ट्स एज ए फिल्टर। एंड ऑल्सो प्लेसेंटा, जैसे मैंने बोला, वो एक एंडोक्राइन टिश्यू के हिसाब से काम करेगा। और वो एंडोक्राइन टिश्यू जो है क्या क्या हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इट विल बी प्रोड्यूसिंग द HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। उसके बाद है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। उसके अलावा एस्ट्रोजन,
प्रोजेस्ट्रोजेंस। ओके, ये कुछ हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा रिलीज करता है, और ये सारे हार्मोन्स जो है कंबाइनली हेल्प करते हैं फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को मेंटेन करने में, और यूटेराइन के सारे जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और प्रेगनेंसी के लैटर फेज में एक और हार्मोन रिलीज होता है कॉल्ड एज रिलैक्सिन। ओके, जो कि फैसिलिटेट करता है पार्चुरेशन प्रोसेस को, वहाँ पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाने में रिलैक्सिन हेल्प करता है। हालांकि एक और हार्मोन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। वो भी डिलीवरी के टाइम पे रिलीज होता है। ओके, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो हार्मोनल लेवल्स है, ये तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बाकी सारे और भी होते हैं, लाइक प्रोलैक्टिन इज देयर। ओके, देन थायरोक्सिन हो गया, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। एंड वो सारे हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज कम होना जो भी है, इंक्रीज प्रोडक्शन अगर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, सो दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए ज़रूरी है फीमेल्स में। ओके, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इन सारे हार्मोन्स का इंक्रीज लेवल होना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो ये हुआ। देन what happens, the formation of 3 germ layers. Okay, there's another term for that process which is called as gastrulation. हमने बताया था उसको मोरूला बोलते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है। ओके, दैट मोरूला इज देयर। अभी क्या होगा, उसमें जर्म लेयर्स बनना शुरू हो जाएगा, तो इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू ए गैस्ट्रुला, उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। ओके, एंड वहाँ पे 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, जो इनर सेल मास होता है उसमें रहते हैं स्टेम सेल्स। ओके, दोज स्टेम सेल्स विल बी टोटिपोटेंट, वो सारे टाइप के टिश्यूज और ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं, इसलिए उनको टोटिपोटेंट सेल्स बोलते हैं। और वहीं से जनरेट होते हैं तीनों लेयर्स, नेमली एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। ओके, ये तीनों लेयर्स सारे इनर सेल मास से ही डेवलप होंगे। एंड जब ये डेवलप हो जाएंगे तो जो ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा वो एक 3 लेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑफ द जर्म लेयर्स इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। ओके, इस प्रोसेस को बोला जाता है गैस्ट्रुलेशन। सो ये हो गया। उसके बाद क्या होते हैं, लेट अस सी द चेंजेस इन द एम्ब्रियो इन ह्यूमन बींग्स। ओके, लाइक द हार्ट विल बी फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 1 मंथ, लगभग 1 मंथ के एंड में हार्ट बन जाता है। ओके, एंड हार्ट साउंड, जो फीटस का जो हार्ट साउंड होता है, वो हम लोग एट दिस स्टेज, इस समय से हम लोग स्टेथोस्कोप से उसको सुन सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ द फीटस विल बी डेवलपिंग लिम्स एंड डिजिट्स। ओके, हाथ एंड फिंगर्स भी डेवलप हो जाएंगे, डिजिट्स मतलब फिंगर्स। ओके, एंड ये हो गया 2nd मंथ के एंड में। और 3 मंथ्स के एंड में, 3 मंथ्स के पीरियड को हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ओके, सिंस प्रेगनेंसी इज टेकिंग 9 मंथ्स, तो उसको 3 हिस्सों में अगर बांटेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर एंड 3rd ट्राइमेस्टर 3-3 महीने का होगा। ओके, सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3rd मंथ, 12 वीक्स के बाद सारे के सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो चुके होंगे। एट दिस टाइम सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स वो डेवलप कर चुका होगा। ओके, एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फीटस का, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक बन चुका होता है। ओके, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फीटस, इस पीरियड पे 3rd ट्राइमेस्टर के बाद वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन एजेंट्स के कांटेक्ट में आ सकता है। ओके, वायरस इन्फेक्शंस हो सकता है। ओके, सो ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, और इस पीरियड में यूजुअली जो क्या बोलते हैं अबॉर्शन को इस पीरियड में यूजुअली मना किया जाता है, नहीं करने को बोला जाता है। ओके, बिफोर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट शुड बी डन। अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से अबॉर्शन करना पड़ता है तो बिफोर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट शुड बी कंप्लीटेड, ऐसा बोला जाता है, वरना उसके बाद दोनों को खतरा हो सकता है। ओके, देन फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द हेयर्स आर जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द
5th मंथ। ओके, 5th मंथ में हेयर्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं एंड पहला पहला मूवमेंट उसका ऑब्जर्व किया जा सकता है। एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में यानी कि 6 मंथ्स के एंड में क्या होगा, हेयर विल बी अपेयरिंग ऑन द एंटायर बॉडी। यहाँ पर उसके eyelids सेपरेट होंगे। इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग अराउंड द 6th मंथ, जब वो इंटरनल वर्ल्ड देखेगा, मदर स्वर्म का इंटरनल वर्ल्ड को देख पाएगा। ओके, द फीटस विल बी एबल टू सी एंड द हेयर्स अपियर हो गया, आईलिड सेपरेट हो गया, आई लैसेस भी डेवलप हो जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द 9 months द फुल्ली डेवलप्ड फीटस विल बी रेडी फॉर डिलीवरी। ओके, फॉर डिलीवरिंग आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। ओके, तो ये हो गया पूरा 9 months का स्टोरी, हाउ डज इट डेवलप। ओके, एंड लास्टली वी विल बी नोइंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी के जो केयर होते हैं, लाइक लैक्टेशन। ओके, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। Parturition refers to the process of delivery. ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यहाँ पे एक रोल होता है। ओके, सो लेट अस सी हाउ डज इट हैपन। ओके, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। जब ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है 9 months का, सो एट द एंड ऑफ दैट ड्यूरेशन, जेस्टेशन पीरियड के एंड में, यूटेरस के जो वॉल्स होंगे, जो एंडोमेट्रियल वॉल है, वहां पे विगरस कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट किए जाते हैं। ओके, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होंगे। हाउ दे विल बी जनरेटेड, पहले तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस उठते हैं और जब वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस अपीयर करते हैं सो ब्रेन को सिग्नल जाता है। दोज माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड एज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो दोज आर द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस जो पहले पहले उठते हैं एंड जिसको हम लोग लेबर अपीयर करना भी बोल सकते हैं। ओके, वहां से क्या होगा, ब्रेन को ट्रिगर होगा एंड ब्रेन ट्रिगर होते ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन इफेक्ट में आएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो होगा दैट विल बी एक्टिंग ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड इट विल बी कॉजिंग स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। फिर वहां से वो जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस थे वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और विगरस कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट करेंगे एंड वहाँ पे स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन के बीच में, जिसकी वजह से मोर एंड मोर विगरस, वो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होते जाते हैं। ओके, देन वहाँ पे हार्मोन रिलैक्सिन रिलीज किया जाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, वो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होगा और ओवरी के द्वारा रिलीज होगा एंड दैट विल बी इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लिगामेंट्स। ओके, अंदर में जितने भी लिगामेंट्स है, जितने भी जॉइंट्स है, वो क्या बोलते हैं, जो सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट होता है, ओके, उसको, वो जॉइंट को थोड़ा सा मतलब स्प्रेड करने में हेल्प करेगा। देन डायलेशन ऑफ द यूटेराइन सर्विक्स, सर्विक्स इज अ वेरी नैरो ट्यूब, तो उसको डायलेट करेगा। ये सारा काम होता है रिलैक्सिन हार्मोन का, so that the baby will be easily delivered out. Okay, and during labor pain के दौरान में ये हेल्प करता है रिलैक्सिन हार्मोन। Okay, usually if the gestation period is completed and still the mother is not getting any क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स, fetal ejection reflex अगर उसको नहीं मिलता है तो उसको ऑक्सीटोसिन के क्या बोलते हैं दिया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो शो कर सके कुछ सिम्टम्स कॉन्ट्रैक्शन के। बट अगर लेबर के दौरान, अगर लेबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, देन रिलैक्सिन हार्मोन इज इंजेक्टेड टू देम, ओके, फॉर बेटर डिलीवरी। एंड माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस के रिजल्ट्स में क्या होगा, सून द बेबी विल बी डिलीवर्ड आउट ऑफ द वेजिनल कैनल, वेजिनल कैनल से उसके बाहर निकाला जाएगा। एंड सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द फीटल मेम्ब्रेन्स दे विल बी एक्सपेल्ड। वहाँ पर जो डेसिडुआ लेयर था जस्ट आफ्टर द बाथ इट विल बी रिमूव्ड एंड उसके बाद क्या किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। ओके, देन दिस प्रोसेस द एक्सपेलेशन ऑफ बेबी आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन और डिलीवरी। आफ्टर दैट लैक्टेशन इज सीन, like the mammary glands in the females they will be undergoing differentiation, pregnancy के दौरान ही वो लोग differentiation करते हैं and they will be starting producing the milk, okay,
milk will be started producing from the mammary glands. And जो after delivery the baby will be allowed to suckle it from the breast. Okay, and that process is called as lactation. Towards the end of the pregnancy, lactation process is seen. So just after delivery, secretion and storage of milk will be generally started after 24 hours. Within 24 hours में वो शुरू हो जाता है. And young one के birth होने के बाद ही हार्मोन एक रिलीज होता है, विच इज कॉल्ड एज द प्रोलैक्टिन हार्मोन. बेबी डिलीवर होने के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रेट होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, एंड ये जो इजेक्शन ऑफ मिल्क दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन, जो कि पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है. मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, जो सबसे पहले कुछ दिनों तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है at the period of lactation, that is called as colostrum. Okay, colostrum is the first yellowish fluid which is rich in protein. उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज रहते हैं. ओके, एंड जो कि बच्चे को इम्यूनिटी देने में हेल्प कर सकते हैं. दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी टू द किड, अप टू द चाइल्ड. ओके, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कोलोस्ट्रम. सो दिस इज हाउ लैक्टेशन इज डन. सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर. थैंक यू ऑल.